40,000 के ऊपर अगर आप एक अच्छा फोन ढूंढने निकलते हो तो सारी लाइंस ब्लर होने लगती है और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ऐसे में आपको बहुत सारे लोग iQOO 9 और Galaxy S21 FE रिकमेंड करते रहेंगे, लेकिन आपको अगर इन दोनों फोन के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि फ्रिक्वेंटली लोग पूछते रहते हैं कि डिस्प्ले किसका बेटर है, IP रेटिंग है या नहीं, प्रोटेक्शन क्या मिलेगी, वायरलेस चार्जिंग है या नहीं, ऐसे जितने भी सवाल हो सकते हैं उन सब का आंसर मैंने इस वीडियो में कर दिया है। एंड तक आते आते आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। एक चीज और क्लियर करनी है, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे रेड से ग्रे कर देना है। मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हो FAQ कंपैरिजन ऑफ Galaxy S21 FE विद iQOO 9। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज जो आप इन दोनों फोन को पकड़ते ही फील करोगे कि वो ये है, इन दोनों ही फोन में बहुत अच्छी इन हैंड फील है और इनके अंदर मेटल फ्रेम है तो फोन भी काफी ज्यादा सॉलिड फील होता है। अब मेटल फ्रेम कैसे बता सकते हो, पहले दोनों फोन देखो, इनके फ्रेम पर जो एंटेना बैंड लाइंस दिख रही है उससे आप बता सकते हो कि एल्यूमिनियम फ्रेम है। बट लेकिन जो एक सरप्राइज है वो ये कि सैमसंग गैलेक्सी S21 में पीछे प्लास्टिक है, ग्लास बैक नहीं है। आप पहली बार देख के भले कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन हमारी आंखें पता लगा लेती हैं। और इवन दो ये प्लास्टिक है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि बहुत अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक है और एक बार को एक नॉर्मल यूजर कंफ्यूज भी हो जाएगा कि ग्लास तो नहीं है, बट ग्लास नहीं, प्लास्टिक है। चलो पहली चीज तो हो गई इन हैंड फील। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप नोटिस करोगे इन फोन में वो होता है वेट। इन दोनों ही फोन्स का वेट काफी नॉर्मल है, लेकिन S21 FE अराउंड 177 ग्राम्स का, जो हाथ में पकड़ने में काफी ज्यादा लाइट वेट लगता है iQOO 9 के कंपैरिजन में। और वहीं iQOO 9 थोड़ा सा 23 ग्राम ज्यादा हैवी है, बट इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप केस वगैरह यूज करते हो, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। बट मेरे प्रेफरेंस में अगर पूछोगे तो S21 मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है हाथ में होल्ड करने में। बड़े फोन्स के संग यूजुअली प्रॉब्लम होती है कि उनके बटन्स को एक हाथ से रीच कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहले इन दोनों फोन्स में वो प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट पावर बटन के संग। ये देखो, पावर बटन को तो मैं एक हाथ से रीच कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे वॉल्यूम एडजस्ट करनी है, वॉल्यूम रॉकर्स को अगर टच करना है, तो मेरे को अपनी ग्रिप थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती है, जो कि दोनों ही फोन्स में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे आप फोन यूज करोगे आपको आदत लग जाएगी। चलो, डिस्प्ले प्रोटेक्शन एक ऐसी चीज है जहां पर S21 FE अपने प्राइस को थोड़ा सा जस्टिफाई कर पाता है। इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, जो कि अभी तक का सबसे ड्यूरेबल ग्लास है किसी भी स्मार्टफोन के अंदर। और वहीं iQOO 9 में इवन दो आगे पीछे दोनों तरफ ग्लास है, हमें ये नहीं पता कि वो प्रोटेक्शन आखिर किस चीज की है। क्या वो शॉर्ट सेंसेशन है, क्या वो पांडा ग्लास है, मेरे पास अभी कॉन्फर्मेशन नहीं है। अगर मेरे को मिल जाती है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। तो AMOLED डिस्प्लेस के संग ये प्रॉब्लम है कि लो बजट फोन्स में कभी कभी वो फ्लिकर करते हैं लो ब्राइटनेस पर। तो इन दोनों फोन्स में वो प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, मैं दोनों फोन्स की ब्राइटनेस को मिनिमम कर देता हूं और जरा भी हमको फ्लिकरिंग देखने को नहीं मिलती है। अब मुझे नहीं पता सैमसंग ऐसा कैसे करता है, लेकिन जितनी भी डिस्प्लेज उनके फोन में आती है वो एकदम क्रिस्प और ब्यूटीफुल लगती है। और इवन दो iQOO 9 के अंदर 10 बिट पैनल है, मुझे फिर भी S21 FE का डिस्प्ले ज्यादा क्रिस्प लगता है। अब ये हो सकता है मेरा वहम हो। वहम दूर करने के लिए लक्स मीटर निकाल लेते हैं और देखते हैं पीक और नॉर्मल ब्राइटनेस दोनों फोन्स की कितनी है। तो जैसा कि ऑब्वियस है कि सैमसंग S21 FE ज्यादा ब्राइट है iQOO 9 के कंपैरिजन में। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो एक वैल्यू ऐड करती है एक फोन के अंदर। अगर हम S21 FE की IP रेटिंग की बात करें तो इसके अंदर IP68 का सर्टिफिकेशन आता है, जिसका मतलब ये है कि आप इसको बारिश में लेके घूमो, बाथरूम में लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, इसके अंदर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल आप इसको स्विमिंग पूल में लेके कूद जाओ। iQOO 9 के अंदर ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि फोन बेकार है। अगर मैं इसकी सिम ट्रे खोल के दिखाऊं तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको रेड रबर सील दिखेगी, जिसका मतलब ये है कि दोनों ही फोन्स पे वाटर रेजिस्टेंस का काम हुआ है। एक ने सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, दूसरे ने नहीं किया, इतना ही फर्क है, बट एक कॉन्फिडेंस ऐड होता है। दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी है और दोनों ही फोन्स में 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। अब चाहे गेम्स खेलना हो, स्क्रॉलिंग करना हो या इंस्टाग्राम पे रील्स देखना हो, अगर आपकी ऐप सपोर्ट करती है तो आप इसमें एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस ले पाओगे। अब अगर आपको HDR कंटेंट कंज्यूम करना है तो दोनों ही फोन्स के अंदर HDR10+ का सपोर्ट है। एक HDR वीडियो प्ले करता हो YouTube पे, आप खुद ही देख सकते हो कितने अच्छे से प्ले करते हैं दोनों फोन्स।
अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि iQOO 9 के अंदर एक 10 बिट का डिस्प्ले पैनल है, तो क्या इसका मतलब ये कि इसकी डिस्प्ले बहुत ज़्यादा बेटर है S21 FE से? वेल, नॉट नेसेसरीली। अनलेस एंड अनटिल आप 10 बिट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो दोनों फोन्स पे, आपको फर्क पता ही नहीं चलेगा अगर वो नॉर्मल कंटेंट है। तो चलो एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, आप बताना डिफरेंस बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो दोनों ही फोन में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है और डिस्प्ले के नीचे होता है, बट मेरा प्रॉब्लम उससे नहीं है। प्रॉब्लम उससे है कि इसका जो पोजिशनिंग है वो फोन के एकदम लोअर पोर्शन में है, जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है अगर आप एक हाथ से अनलॉक करना चाह रहे हो। और क्योंकि फोन स्लिपरी होते हैं तो गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मेरा हमेशा से यही कहना है कि अगर ब्रांड्स थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ये हो जाएगा। बट सरप्राइजिंगली S21 FE क्योंकि इतना लाइट वेट फोन है, तो इतना नीचे होने के बाद भी फिंगरप्रिंट स्कैनर मुझे ज्यादा वियर्ड नहीं लगता, और ये फोन स्लिपरी भी नहीं है, तो गिरने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलो अगर स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो दोनों के अंदर एक सिमिलर साइज की बैटरी मिलती है। इसके अंदर 4350 mAh की और इसके अंदर 4500 mAh की। तो स्क्रीन ऑन टाइम भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको 7 से 7.5 घंटे इसमें मिल जाएगा अगर आपका हैवी यूसेज है। वहीं S21 FE में आपको 6 से 7 घंटे का मिल जाएगा। अगर आप लाइटली यूज करोगे तो थोड़ा और ज्यादा भी निकाल सकते हो, क्योंकि स्क्रीन ऑन टाइम हमेशा आपके यूसेज पर डिपेंड करता है, ये याद रखना। चलो यहाँ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। iQOO 9 के अंदर 120 वॉट की क्रेजी फास्ट फ्लैश चार्जिंग मिलती है, जो 0 to 100 इस फोन को 18 मिनट में, यस 18 to 19 मिनट्स में इसको फुल चार्ज कर देती है, विच इज जस्ट क्रेजी। वहीं पर S21 FE जिसके अंदर सिर्फ 25 वॉट की चार्जिंग मिलती है, 50% करता है इसको 30 मिनट्स में, 100% 19 मिनट्स, 50% 30 मिनट्स, और इसके अंदर तो पावर ब्रेक भी नहीं आती। तो आई डोंट थिंक इट्स अ कॉम्पिटिशन एनीमोर। तो ये तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मुझे कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता अगर आपके पास फास्ट वायर्ड चार्जिंग है, लेकिन इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग तो मिलती है, जो कि ठीक है, हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके अंदर एक फीचर और है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, जो कि बहुत हैंडी आता है अगर कभी आप इमरजेंसी में फंस जाओ। अगर जैसे आपके पास एयरपॉड्स या कोई भी वायरलेस TWS है जिसके अंदर वायरलेस चार्जिंग है और वो डेड हो गया, तो आप इसको फोन के ऊपर रख के चार्ज कर सकते हो, विच इज जस्ट ऑसम। इन दोनों ही फोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, जो कि काफी अच्छा साउंड करते हैं। मैं एक NCS साउंड बजाता हूँ दोनों ही फोन्स में, ताकि आप भी जज कर पाओ कि किसका स्पीकर ज्यादा बेटर है। अब चलो iQOO 9 ने तो वेबसाइट पर ही मेंशन कर रखा है कि इसके अंदर कितना बड़ा वेपर चेंबर है, बट S21 FE का कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिला। बट इट शुड बी फाइन, क्योंकि हम अगले ही टेस्ट में पता करेंगे कि ये दो फोन ओवर हीट होते हैं या नहीं, तो उससे साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि किसका वेपर चेंबर कितना बड़ा है और किसकी कूलिंग इफेक्टिव है। लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगा कि इवन दो S21 FE बोलता नहीं है कि उसके अंदर वेपर चेंबर है भी या नहीं, लेकिन ये फिर भी ज्यादा इफेक्टिव है कूल करने में फोन को गेमिंग के टाइम। अब रैम टाइप और स्टोरेज स्पीड्स S21 FE ने डिस्क्लोज नहीं किया, तो एक CPDT टेस्ट करके देखेंगे कि किसकी कितनी वैल्यूज हैं और कौन कितना फास्ट है। और रिजल्ट्स आप देख ही पा रहे हो, दोनों में ही फ्लैगशिप लेवल के इंटरनल्स है, तो ऑलमोस्ट स्पीड भी बराबर ही है। और इस CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि Galaxy S21 FE एकदम थ्रॉटल हो जाता है और पूरा टेस्ट सिर्फ रेड लाइनिंग में निकल जाता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिप हो जाती है। और वहीं iQOO 9 बहुत अच्छे से हैंडल करता है थैंक्स टू इट्स वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम।
दोनों ही फोन्स में डुअल ऐप्स का फीचर मिल जाता है जिसमें आप मैसेंजर ऐप्स को क्लोन कर सकते हो। iQOO 9 में लिमिटेड है, सिर्फ 3 ऐप्स तक आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ही क्लोन कर सकते हो। सैमसंग में थोड़ा सा ज्यादा आप स्नैपचैट को भी क्लोन कर सकते हो, तो विच इज अ गुड थिंग। बट ऐसा नहीं कि आप किसी भी ऐप को क्लोन कर पाओगे, सिर्फ मैसेंजर ऐप्स तक ही सीमित है S21 FE में। सैमसंग एक अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुका है सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में। सारे ही फ्लैगशिप लेवल के फोन्स को वो 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ये Android 12 पर आउट ऑफ द बॉक्स आता है, तो Android 16 तक आपको इसका पूरा सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद सिक्योरिटी अपडेट्स अलग से। इवन दो iQOO 9 के अंदर Android 12 आता है आउट ऑफ द बॉक्स, बट ये सिर्फ 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं। तो ये Android 14 तक एकदम लेटेस्ट सपोर्ट देगा, बट उसके बाद कहानी बदल जाएगी। 5G बैंड्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन में 8 5G बैंड्स मिल जाते हैं, जो कि हमें तभी पता चलेगा जब 5G कवरेज आएगा। तो तब तक के लिए जो नंबर्स दिए हैं उन्हीं पे भरोसा कर लो। लेकिन पता है उससे ज्यादा जरूरी क्या है? 4G कैरियर एग्रीगेशन, जो कि दोनों ही फोन्स में है। कितना CA है एग्जैक्ट मैं आपको अभी आपके स्क्रीन पर दिखा दूंगा। दोनों ही फोन्स में 3 CA तक का सपोर्ट है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। तो चलो एक स्पीड टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ कि कितना फर्क पड़ता है 3 CA से इंटरनेट स्पीड में। और इवन दो मैंने इन फोन्स को थोड़े टाइम ही यूज किया है, लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूँ कि दोनों का एक्सपीरियंस बहुत सिमिलर है। और आप एक टाइम पे एक ही चूज करोगे तो हैप्टिक्स पे आपको कोई भी डील देकर नहीं मिलेगा। iQOO 9 इस टाइम पर स्टेबलाइजेशन का किंग है, और इवन दो 4K 30 FPS पर ही स्टेबलाइजेशन शुरू होता है, वो फिर भी बेटर है S21 FE से, क्योंकि ये सिर्फ 1080 पे 30 FPS में स्टेबलाइजेशन दे पाता है। I don't know for some weird reason iQOO के अंदर आप पोर्ट्रेट मोड में वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, बट Samsung S21 FE में डेडिकेटेड मोड है पोर्ट्रेट का, जिसको आप रिकॉर्ड करने के बाद टचअप्स भी दे सकते हो, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। और अगर एग्जैक्ट स्टेबलाइजेशन की बात करें तो iQOO 9 के अंदर गिम्बल स्टेबलाइजेशन है, जो OIS EIS दोनों को यूज करता है। वहीं S21 FE के अंदर सिर्फ EIS है, जो गायरोस्कोप का यूज करता है। अगर आपको एक डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट चाहिए और आपके पास एक कंपैटिबल सराउंड साउंड सिस्टम है, तो आप S21 FE को ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सपोर्ट मिलता है, iQOO 9 के अंदर नहीं मिलता है। कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर हम इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाता है, लेकिन जो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर है वो सिर्फ S21 FE में मिलता है, क्योंकि इसके अंदर सैमसंग का डायलर आता है। आप बस ये टॉगल ऑन करो, उसके बाद सारे कॉल रिगार्डलेस कि वो सेव्ड है या नहीं, वो आपके कॉल रिकॉर्ड्स होने लग जाएंगे इसमें। iQOO 9 में स्पेशली या तो आपको ऐड करने पड़ते हैं कॉन्टैक्ट्स जिनकी आपको कॉल्स रिकॉर्ड करनी है, वरना सिर्फ जो अननोन कॉलर्स है उनकी कॉल रिकॉर्ड करता है। ओके चलो, ये थे 30 ऐसे क्वेश्चन जो हर किसी को कंफ्यूजन दे देते हैं। आई होप मैंने सॉल्व कर दिए होंगे। अगर फिर भी कुछ रह गए हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछो मेरे से, मैं आके जवाब दूंगा। और अगर आपका कोई दोस्त है जिनको इन दोनों फोन्स में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप उनको वीडियो शेयर कर देना और मेरा नाम बता देना उनको। मेरा नाम है कौशल और मैं जल्दी आपके फीड में आऊंगा अगर आपने वो सब्सक्राइब बटन दबा दिया था। नहीं दबाया तो अभी दबा के चले जाओ, वरना राजकुमार राव को बुलाना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।